बरसात में 50 लोगों के कपड़े देवरानी, बर्तन जेठानी धोएगी। थक गई मैं तो। क्या हुआ भाग्यवान, किससे थक गई? घर के कामों से, अब मुझसे अकेले नहीं होता। तो बहुए ले आओ, जैसे मैं तुम्हें ले आई थी। हाँ, यही करना पड़ेगा। ये बर्तन और कपड़े धोते धोते तो मेरे हाथ जवाब दे चुके हैं। भैया की शादी की बात हो रही है? अरे सिर्फ तेरे भैया नहीं, तेरे भी। तुम दोनों एक ही मंडप में निपट लेना, यही सही रहेगा, खर्चा बचेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अरे पिताजी सही कह रहे हैं, तुम दोनों के लिए लड़कियां देखना शुरू करना पड़ेगा। दोनों बेटों का रिश्ता पक्का हो जाता है। जहां राजन की शादी रूही नाम की लड़की से हुई और रोहन की प्रिया से। वो दोनों काफी मॉडर्न लड़कियां थीं, डिजाइनर साड़ियां और ऊंची हील्स पहनने वाली, हेयर कलर और नेल एक्सटेंशन करने वाली। लेकिन शादी के अगले ही दिन सरिता ने उन्हें एक खबर देकर चौंका दिया। बहू, हम लोगों को आज रात गांव के लिए निकलना है। गांव? कैसा गांव? हमारा पुश्तैनी गांव। हमारे यहाँ रिवाज है कि शुरू के 2 हफ्ते बहुएं गांव में गुजारती हैं ताकि वो परिवार से जुड़ सके। लेकिन ऐसे बारिश के मौसम में? हाँ तो क्या हुआ, चलो तैयारी कर लो फटाफट। वो लोग लखनऊ से निकले तो आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। जैसे ही मिश्रा परिवार की बस अड्डे पर रुकी तो बारिश ऐसे बरसी जैसे बरसों बाद बरस रही हो। अरे बाप रे, मेरी साड़ी तो भीग के चिपक ही गई है और मेरी हील्स कीचड़ में तो पैर ही धंस रहे हैं। अरे जल्दी चलो वरना बीमार पड़ जाओगे भीगकर। मम्मी ये क्या बवाल है, शादी के दूसरे दिन ही खेत में उतरवा दिया। यही असली परीक्षा होती है बहुओं की। पहुंचते पहुंचते सब भीग चुके थे। रूही और प्रिया की डिजाइनर साड़ियां कीचड़ में लिपटी हुई थी और उनकी ऊंची हील्स मिट्टी में गुम। किसी तरह हाथों से साड़ी उठाए सास के पीछे पीछे दोनों बहुएं सामान लिए घर में घुसी। जेठानी जी, मुझे तो लगा आज मेरा आखिरी दिन है। मुझे भी। तभी उनकी नजर घर पर पड़ी। गांव का वो घर एकदम पुरानी हवेली जैसा था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा खुला आंगन और बीच में एक घना नीम का पेड़। रूही और प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ घर नहीं, घर में मौजूद लोगों को देखकर। सामने बुआ सास, ताई सास, मौसी सास, फूफा, ताऊ, चाचा, मामा और ना जाने कौन कौन बैठा था। ये क्या चल रहा है? हम शादी करने आए हैं? लगता है हमारी रिसेप्शन पार्टी गांव में है। चलो बहू, अब ज्यादा आराम नहीं, पहली रसोई की तैयारी शुरू करो। सब रिश्तेदार आने ही वाले हैं। क्या अभी? अभी नहीं तो कब? चलो किचन में पहुंचो और हलवा बनाना शुरू करो सबके लिए। रसोई में कदम रखते ही दोनों बहुएं ठिठक गईं। वहां न सिंक था, न गैस, न फ्रिज, न माइक्रोवेव। बस एक कोने में मिट्टी का चूल्हा पड़ा था, पास में लकड़ियों का ढेर। जेठानी जी, ये तो म्यूजियम जैसा लग रहा है। लग नहीं रहा है ही म्यूजियम देवरानी जी। बारिश की वजह से लकड़ियां भी गीली हैं। किसी तरह चूल्हा जला और हलवा बनना शुरू हुआ, लेकिन प्रिया ने गलती से घी ज्यादा डाल दिया। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं और सूजी डाल देती हूँ, सब बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये तो इतना हो गया है कि पूरी सेना खा ले। जैसे ही हलवा लेकर दोनों बहुएं बाहर निकली, आंखें फटी रह गईं। बरामदे में करीब 50 लोग जमा थे, सब भीगे हुए, कपड़े निचोड़ते, बच्चों की छींचा लेदर अलग। ये सब तुम्हारी पहली रसोई के लिए आए हैं, सबको प्रणाम करो। रूही और प्रिया जैसे तैसे मुस्कुराकर सबको प्रणाम करती हैं। अरे बढ़िया हलवे की खुशबू आ रही है। लगता है देवरानी और जेठानी की जोड़ी ने कमाल किया है। मैं तो 2 कटोरी खाऊंगा। भीगे कपड़ों से पूरा बरामदा गीला हो गया था। सरिता के हुक्म पर पहले रूही और प्रिया को झाड़ू उठानी पड़ी। डिजाइनर साड़ी पहनकर झाड़ू लगाऊंगी, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। पर जब सभी ने उनकी मेहनत की तारीफ की और 50 लोगों ने मिलकर कहा वाह क्या हलवा है, तो अच्छा हुआ घी ज्यादा डाला था। हाँ, गलती से सही काम हो गया। हलवे का स्वाद अभी सबके मुंह में था कि एक बुजुर्ग चाचा जी ने अपनी धोती निचोड़ते हुए ऐलान कर दिया, अरे अब तो एक एक प्याली चाय हो जाए। कौन बनाएगा, देवरानी या जेठानी? दोनों बहुएं उठकर चाय बनाने रसोई की ओर गईं। लेकिन जैसे ही बर्तन देखने लगी, आंखें खुली की खुली रह गईं। सारे बर्तन इस्तेमाल के बाद धुले ही नहीं थे। अरे यार, अब पहले इनको धोना पड़ेगा। बर्तन आंगन में धोना बहू। सब आंगन में पहुंची तो नया संकट। जमीन कच्ची थी, कीचड़ और कंकड़ों से भरी।
दोनों ने सोचा कि हील उतारकर नंगे पांव ही धो लें, लेकिन जैसे ही पहला पांव रखा पैरों में कांटे चुभ गए। ओह गॉड, पत्थर तो कांटों की तरह चुभ रहे हैं। चल हील पहनकर ही धोते हैं, फैशन अब मजबूरी है। देवरानी जेठानी की वो जोड़ी किसी तरह हील्स में ही झुक झुक कर बर्तन धोने लगी। तभी अचानक फिर बादल गरजे और झमाझम बारिश शुरू हो गई। जो बर्तन अभी अभी धोए थे वो सब फिर से मिट्टी से सन गए। हे इंद्रदेव, किस जन्म की सजा दे रहे हो? शादी की। बारिश थमी तो दोबारा बर्तन धोने बैठी। बर्तन धोकर चाय बनाई और जैसे तैसे 50 लोगों की चाय परोसी। सब मजे से पीते रहे और दोनों बहुएं उन्हें देखते हुए सोच रही थी। इतने लोगों में किसी एक को भी हम पर तरस नहीं आ रहा। तरस न से ही शर्म तो आई। चाय पीकर फाइनली सब जाने को तैयार हुए, लेकिन तभी अचानक जोरदार आंधी आई और फिर से बरसात शुरू। अरे तूफान आ रहा है, अरे रुक जाओ। अब तो मैं सच में रो दूंगी। हे भगवान, आखिर क्यों? अब सब रुक गए, बहुएं परेशान। ये 50 लोगों की बारात तो जाने से रही। चल प्रिया, तब तक अपनी ये डिजाइनर साड़ी धो लेते हैं। हाँ, अब कौन सा रैंप वॉक करना है? जैसे ही साड़ी धोने लगी, सरिता ने अपनी साड़ी भी दे दी। बिटिया, मेरी भी धो देना, थोड़ा कीचड़ लग गया है। मेरी शर्ट भी धो दो। मेरी भी शर्ट बहुत गंदी हो गई है। अब तो सारे रिश्तेदार लाइन में लग गए कपड़े लेकर। मौसा, ताऊ, फूफा, भतीजे सभी ने अपनी अपनी गंदगी बहुओं के हवाले कर दी। दोनों देवरानी जेठानी कपड़े धोकर उठने वाली थी तो फिर बारिश आ गई। उन्होंने फटाफट सारे कपड़े बरामदे में सूखने डाले, लेकिन देखा कि अपनी ही साड़ियां उठाना भूल गई। वो तो आंगन में भीगी पड़ी थी। मेरी तो फेवरेट साड़ी अब इसका पोंछा बन जाएगा और मेरा कफ्तान तो सड़ा हुआ आम लग रहा है। इस दौरान कुछ रिश्तेदार बारिश में नहा रहे थे, तो जब बारिश रुकी तो उन्होंने अपने कपड़े भी उन दोनों को पकड़ा दिए। पूरा दिन ऐसे ही बीता। दोनों बहुएं थककर चूर हो गईं। 50 लोगों के बीच सोना भी मुश्किल था। किसी को पंखा चाहिए, किसी को मच्छरदानी। दोनों को आंगन के कोने में थोड़ा सा हिस्सा मिला। चलो दोनों बर्तन धो लो, फिर कपड़े भी हैं। अरे कल ही तो धोए थे। खाना एक दिन खाती हो क्या, जो काम एक दिन होगा? दोनों भागी भागी बर्तन धोने लगी। जैसे ही एक बर्तन रखा, दूसरा गंदा आ जाता। लगता है बर्तन खुद चल के आ रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, रोहन से बात करनी पड़ेगी। अंततः दोनों ने अपने अपने पति से बात की। देखो, ये सब हमसे नहीं होगा। 50 लोगों का काम करते करते मेरा दम निकल रहा है, वरना हमें हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। थकान से टूट चुके हैं। तो काम बांट लो, अब से कपड़े रूही धोएगी और प्रिया बर्तन। और आप लोग बस कपड़े मारना। अब तय हो गया था कि प्रिया बर्तन धोएगी और रूही कपड़े। लेकिन तय होने से क्या होता है जब बरसात और 50 रिश्तेदारों का महासागर सामने हो। एक कप धोती हूँ तो 4 और आ जाते हैं। ये लोग चाय पीते हैं या नहाते हैं उसमें। अभी तक 12 कुर्ते और 7 साड़ियाँ निचोड़ चुकी हूँ। मेरी उंगलियों से खून निकल रहा है। उधर आसमान फिर से गड़गड़ाने लगा और बारिश ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोला। गीले आंगन में फिसलते हुए प्रिया का पैर स्लिप हो गया। अरे माँ, एड़ी मुड़ गई। अब मैं लंगड़ा के ही बर्तन धोऊंगी क्या? किसी ने पूछा नहीं, किसी ने देखा नहीं। न दर्द न थकान किसी को दिखती थी। बस बहुएं हैं, काम के लिए हैं। मैं तो दिन भर बर्तनों में घुल गई हूँ। मेरा तो कपड़ों के ढेर में दम घुट गया। बर्तन धोना तो आसान है। आसान? धोकर देखो। तुम तो बस ड्रामा क्वीन हो। दोनों लड़ने लगी और लड़ते लड़ते दोनों की सांसें फूलने लगी। और फिर अचानक रूही बोली, हम चाहे एक दूसरे का सिर फोड़ लें, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सही कह रही हो। अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें मिलकर कुछ करना होगा। हम सबको एक ऐसी खबर सुनाएंगे जिससे ये 50 लोग डर जाएं और शहर लौट जाएं। एक आइडिया है। अगले दिन सुबह से हल्की बारिश हो रही थी। प्रिया ने मौका देखकर कहा, अरे देखो देखो, मौसम विभाग की ताजा खबर आई है। अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होगी। भारी बारिश और तूफान से सारे रास्ते बंद होने का डर है। हाय राम, फिर तो हम यहीं फंस जाएंगे। अरे जल्दी करो, सामान बांधो, हमें वापस शहर जाना पड़ेगा। गांव में फंस गए तो आफत हो जाएगी। कुछ ही देर में पूरा घर स्टेशन जैसा लगने लगा। सूटकेस बंद हो रहे थे, छाते निकाले जा रहे थे और लोग एक एक करके घर छोड़ने की तैयारी में लग गए। अरे देखो बेटा, अब हम भी निकलते हैं। यहाँ अगर फंस गए तो बिजली पानी सब बंद हो जाएगा। हाँ पिताजी, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं।
50 लोगों का वो तूफानी कारवां जो 2 दिन से घर को शमशान बना चुका था, आखिरकार विदा हुआ। हम बच गए। भगवान कसम, अब चाहे सचमुच बाढ़ आए पर ये भीड़ वापस ना आए। और इस तरह उस तूफानी बरसात और बाढ़ वाले प्लान के सहारे प्रिया और रूही ने 50 लोगों के झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों से मुक्ति पाई। गरीब भाभी ने बनाई नंद की शादी के लिए ड्रेस। लो, हो गया शर्मा जी का ब्लाउज तैयार। उन्हें कितनी फिक्र थी, बस डोरी और झालर लगा दूं, खुश हो जाएंगी। बस करिए खटर पटर मशीन चलाना, जब देखो रात भर दिन भर यही करती रहेगी। मेरा तो सर दर्द हो जाता है। दूसरों को ही खुश कियो तू, अपनी सास का तो तेरे से काम होता नहीं। ये नहीं कि चाय बना कर दे दूं, गरीब कहेगी। माँ जी, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आई थी, लेकिन आप सविता आंटी के साथ बातें कर रही थी तो आपने ही कहा ले जा। बताती हूँ तुझे अभी, बड़ा जुबान लड़ाती है। इतने में नंद आकर माँ का हाथ पकड़ लेती है। बस करो माँ, जब देखो भाभी को ताने सुनाती रहती हो। बेचारी मेरी भाभी अब से कुछ कहती नहीं है, सारा काम करती है, फिर भी आप उनकी सिलाई के पीछे पड़ी रहती हो। वही तो कितना समझाते हैं, समझती नहीं है। बसंती भूलो मत, अगर तुम्हारी बहू सिलाई का काम नहीं कर रही होती तो आज ये घर नहीं चल पाता। अरे जाओ जाओ, तुम और तुम्हारी बहू ये क्या समझती है कि ये घर चलाती है अपनी सिलाई मशीन से 50, 100, 200 कमाकर। अरे मेरा बेटा चलाता है इस घर को। बिजली के बिल, वो पूरे भरे राशन पानी, घर की छोटी मोटी जरूरतें हैं वो देखे। अच्छा, और ये सब खर्च करने के बाद जब घर में 10-15 दिन खाने के लाले पड़ जाते हैं तो बहू के पैसे ही काम आते हैं। और इतना ही नहीं, वो इन पैसों में से अपनी नंद के लिए भी पैसे जोड़ती है। ये सिलाई मशीन जो तुम्हें खटारा लगती है, इसी पर दिन रात काम करके उसने हमारी बेटी के लिए 1 लाख रुपए जोड़े हैं, वो भी उसकी शादी के लिए। गरीब कहेगी। माँ, ये ब्लाउज वापस करो। तब बसंती ब्लाउज फेंक कर चली जाती है, जिसे नंद भाभी को उठाकर देती है। भाभी, आप माँ की बातों का बुरा मत माना, बुढ़ापे में लोग अक्सर सटिया जाते हैं। देखना, एक दिन माँ आपकी काबिलियत को जरूर समझेगी। कुंजन, मुझे माँ जी की बातों का बुरा नहीं लगता, और तुम भी तो उन्हें ऐसा कुछ मत कहो। उनकी नाराजगी एक तरह से ठीक भी है। मेरी जगह कोई अमीर बहू आती तो इस घर में अच्छा दहेज आता, जिसे आज की तारीख में वो आराम से रह सकती थी। बहू, सबसे बड़ा दहेज तू ही है। तेरे माता पिता ने तुझे हमें दे दिया, यही बहुत है। अरे तू लक्ष्य में है इस घर की। देखना, एक दिन ये सब ख्वाहिश हमारी खुद पूरी हो जाएंगी। एक दिन मुझे अपने बहू बेटे पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया पापा जी। तब शिल्पा ब्लाउज में डोरी लगाने का काम खत्म करके खाना बनाती है। तब नंद भी उसकी मदद करती है। अगले दिन गोमती आती है। अरे शिल्पा बहू, तुमने मेरा ब्लाउज तैयार कर दिया? हाँ आंटी जी, हो गया था, लेकिन मैं आ नहीं पाई आपको देने। अरे कोई बात नहीं, वैसे तुमने बहुत सुंदर ब्लाउज सिला है। ऐसा डिजाइन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जब मैं इसे पहनूंगी तो औरतें देखकर जल भुन जाएंगी। वो तो चलेंगी ही गोमती आंटी, आखिर ये ब्लाउज मेरी भाभी ने जो बनाया है। सब लोग उनकी सिलाई की बहुत तारीफ करते हैं। तभी तो मैं सिर्फ तेरी भाभी के पास आती हूँ, क्योंकि आसपास के लोग तो कपड़ा खराब कर देते हैं और फिर पैसों में भी आनाकानी। पर शिल्पा बहू बिल्कुल जायज पैसे लेती है। ये कहकर गोमती चली जाती है। तब सविता आती है। अरे शिल्पा बहू, मेरी पोती का गाउन खराब हो गया है, उसे अभी अपने दोस्त की पार्टी में जाना है। बताओ, फटा भी तो है, ऐसा फटा कि पहन नहीं सकती, और कोई और ठीक भी नहीं करा, और 1000 रुपए मांग रहे हैं। तो कुछ कर सकती है क्या? आप चिंता मत कीजिए, इस जगह पर मैं हाथ से कढ़ाई कर देती हूँ। ये फटी हुई जगह ढक जाएगी। इसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि इस ड्रेस को हुआ भी है कुछ या नहीं। वाह भाभी, आपके पास तो 1000 चीज का इलाज है। तब सविता वहीं इंतजार करती है और शिल्पा उसके सामने हाथों से कढ़ाई करने लगती है। तभी सास, इसी सिलाई कढ़ाई में घुसी रहेगी या रोटी पानी भी करेगी? माँ जी, ये सविता आंटी का जरूरी काम है। मैं तेरे काम का कुछ नहीं जानती, खाना बना। माँ, ये काम मुझे नहीं आता, वरना भाभी की जगह मैं कर लेती। करने दो भाभी को, खाना मैं बना देती हूँ। बताऊं तुझे अभी? कोई बात नहीं बहू, तू 1 घंटे में कर देना। मैं अपनी पोती को बोल दूंगी थोड़ा सा लेट आए। तब सविता चली जाती है और शिल्पा आधे घंटे में ही खाना बनाकर सविता की पोती का गाउन भी कढ़ाई करके सुंदर सा बना देती है। फिर सविता उस ड्रेस को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे पैसे देकर चली जाती है। ऐसी शिल्पा के पास अक्सर लोग अपने कपड़े सिलवाने आया करते थे।
और आए पैसों को वो एक संदूक में जमा कर देती है। और फिर गुंजन का रिश्ता एक अमीर घर में तय हो जाता है। तो घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। एक दिन भैया भाभी गुंजन की शादी के जेवर और कपड़े दिलाते हैं। गुंजन, तेरी मेहंदी के लिए ड्रेस और उसके साथ ये हर फूल वाला सेट अच्छा है ना? हाँ भैया, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसी सिचुएशन होने पर भी आप जो मेरे लिए कर रहे हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, करना तो पड़ेगा ही, तुम मेरी इकलौती बहन जो है। और गुंजन, तुम मेरी इकलौती ननद हो तो इतना करना तो बनता है। हाँ भाभी। वो सब घर आ जाते हैं और आए सामान पर भी बसंती शिल्पा पर चिल्लाती है। ये कैसा सामान दिला कर लाई है मेरी बेटी को, सब गरीबों वाला। गरीब कहेगी, आखिर दिखा दिया ना तुझसे, पैसे खर्च नहीं किए गए मेरी बेटी पर, जैसे सिलाई मशीन ही चलाएगी। माँ प्लीज, अब मेरी शादी होने वाली है, शादी के बाद मैं यहाँ नहीं होंगी, तब भी भाभी को ही सुनाती रहोगी क्या? बोलने से पहले देख तो लो, भाभी ने 5,000 का ब्रांडेड मेकअप का सामान दिलाया है, और ये जेवर और ये कपड़े, ये सब सस्ते नहीं है। आज ही 20,000 खर्च हो गए हैं। हाँ माँ जी। ये सुन बसंती चुप हो जाती है। गुंजन अपने कपड़े संदूक में रख रही होती है, तभी संदूक से अटक कर हल्दी मेहंदी की ड्रेस फट जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने अपने दोनों कपड़ों को खराब कर दिया, इतने महंगे थे। ये भाभी 3-4 दिन बाद मेरी हल्दी मेहंदी के हैं, अब क्या होगा? और पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो नुकसान हो गया। फटा भी ऐसी जगह से है, ठीक होने के बाद भी फिर खराब हो जाएगा। कपड़ा अच्छा नहीं है, ये बाहर का ना। कोई बात नहीं गुंजन, मैं तुम्हारे लिए दोनों ड्रेस तैयार कर देती हूँ, अभी टाइम है मेरे पास, ठीक है? एक पीली और एक हरी साड़ी। भाभी, आप क्या पहनेंगी फंक्शन में? तुम चिंता मत करो, एक लहंगा है मेरे पास, उस पर एक पीली चुन्नी डाल लूंगी, एक बार हरी चुन्नी डाल दूंगी, हो जाएगा। तब 2 दिन के अंदर शिल्पा अपनी नंद की शादी के लिए अपनी साड़ी से हल्दी की ड्रेस तैयार करती है। फिर उसके अगले दिन मेहंदी वाली ड्रेस तैयार करती है, साथ में पैसों के लिए बाहर के कपड़ों की भी सिलाई करती है और शादी की तैयारी भी करवाती है। 2 दिन बाद गुंजन की अच्छे से हल्दी की रस्म हो जाती है और फिर मेहंदी की रस्म में नाच गाना भी हो जाता है। तब गुंजन की सास का फोन आता है। बसंती बहन, वो अपने बहू का अभी तक लहंगा नहीं भिजवाया, मुझे उसका पूजा करके चूड़ा रख कर देना है, तभी तो गुंजन लहंगा पहनकर यहाँ आएगी। बहन जी, लहंगा तो लड़के वालों की तरफ से आता है, आपको ही भिजवाना है। अरे नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता, आप मुझे परसों तक लहंगा भिजवा दीजिए, क्योंकि परसों रात की शादी है, मैं दिन में पूजा करवा दूंगी। हो गई मुसीबत, अब कहाँ से आएगा 2 दिन में इतना महंगा लहंगा? परसों शादी है, बहुत भाभी बना करती थी ना इसकी, तू अब लेकर आ इसके लिए लहंगा। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? लहंगे के लिए वो आज क्यों बोल रहे हैं? पहले ही बताना चाहिए था ना। और हमारे पास पैसे सिर्फ हलवाई वाले को देने के लिए हैं। रहने दीजिए, बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं किसी भी तरह गुंजन की शादी होने से पहले उसका लहंगा तैयार करके उसके ससुराल भिजवा दूंगी। अगर मैंने अपनी ननद के लिए ये नहीं किया तो मैं किस बात की सिलाई वाली। शिल्पा फौरन बाजार जाकर नग, मोती, दुल्हन का लहंगे वाला कपड़ा इत्यादि खरीद कर कपड़ों की कटिंग करके सिलाई मशीन पर बैठ जाती है। रात के 1 बजे तक सिलाई मशीन चलाने पर नंद अपनी भाभी को हाथ से खाना खिलाती है। गुंजन, तुम मेरी फिक्र मत करो, सो जाओ, दुल्हन के चेहरे पर डार्क सर्कल अच्छे नहीं लगते हैं। भाभी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मुझे इसका थोड़ा सा तो करने दीजिए। तब नंद शिल्पा को खाना खिला देती है। शिल्पा काम करते हुए मशीन पर सो जाती है। अगले दिन फिर शादी की तैयारी में लग जाती है और गुंजन का शादी का जोड़ा तैयार कर देती है। दुपट्टा बनाते बनाते उसकी मशीन खराब हो जाती है, हाथ में से खून निकलता है, फिर भी हाथ से दुपट्टा तैयार कर ससुराल भिजवा देती है, जहां वो चूड़े और लहंगे की पूजा करके दोपहर को लहंगा भिजवा देती है। और फिर गुंजन अपने भाभी के बनाए लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह मेरी गुंजन, तो तू बहुत सुंदर लग रही है। हाँ माँ, भाभी की वजह से भाभी ने मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत की है। बस गुंजन, कितनी तारीफ करोगी, चलो मंडप में। फिर शिल्पा गुंजन को मंडप तक लेकर जाती है, जहाँ बहुत धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। सब लोग उसके लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। 2 दिन बाद पग फेरे की रस्म के लिए वो घर आती है। तब नंद की नंद और उसकी दोस्त भी आती है। गुंजन, तुम? अरे ये कौन है? श्वेता जी, आप खुद बता दीजिए।
जी श्वेता हूँ मैं, गुंजन की ननद की दोस्त। मैं फैशन डिजाइनर हूँ और मैंने आपकी ननद की शादी की फोटो देखी। आपने लहंगा बहुत सुंदर बनाया था। आज से पहले मैंने ऐसा लहंगा कहीं नहीं देखा। अगर मैंने मार्केट में इस डिजाइन को लॉन्च किया तो बहुत बिक्री होगी। बस आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, इसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे और मैं आपको अपनी डिजाइनर बुटीक का हाफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। क्या सच? देखा भाभी, आपकी कलाकारी आज कहाँ पहुँच गई है। जी मैं जरूर आपके साथ काम करूंगी। तब शिल्पा श्वेता के साथ जुड़ जाती है और अपने बेहतरीन डिजाइन बनाती है। उसके बने डिजाइन पहनकर मॉडल्स मॉडलिंग करती हैं। चारों तरफ से अपनी बहू की तारीफ सुनने पर और उसे ऊंचे मुकाम पर देख, टीवी अखबार में देख बसंती का सारा गुस्सा पिघल जाता है और धीरे धीरे शिल्पा बहुत फेमस डिजाइनर बन जाती है। इसके बाद वो एक अमीर घर में रहने लगते हैं। तब सास, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुझे तेरे काम की वजह से सुनाया, लेकिन आज इसी सिलाई की वजह से हम सबकी किस्मत पलट गई। माफ कर दे बेटा, प्लीज माँ जी मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इस तरह सास अपनी बहू को अपना लेती है और वो अमीरी की जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं और जो उस हुनर को पहचानते हैं, किस्मत एक दिन उनके दरवाजे जरूर खटखटाती है।